Namaskar, I am Priyadarshan. You are welcome in State Council of Educational Research and Training, Patna. So, children, we are going to study today one of the finest story by Khushband Singh, The Portrait of a Lady. तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी खुशबंद सिंह द्वारा लिखित जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी उसे पढ़ने जा रहे हैं। यह कक्षा 11 की हॉर्नबिल पुस्तक से ली गई है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, खुशबंद सिंह इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लिश ऑथर इन इंडिया। हिंदुस्तान में बेहतरीन अंग्रेजी लेखकों में खुशबंद सिंह जी का नाम शुमार होता है और ये कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को हम एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी दादी के बारे में लिखा है। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यह लेडी कोई और नहीं, उनकी अपनी दादी है। पूरी कहानी को हम ऐसा कर सकते हैं कि इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। दिस स्टोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 phases. द फर्स्ट phase of this story deals with the early life of the author with his grandmother in the village. कहानी 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। कहानी का पहला चरण खुशबंद सिंह बचपन में जब अपनी दादी के साथ गांव में बिताते हैं, तो गांव की ज़िंदगी की झलक हमें इसमें दिखाई पड़ेगी। और गांव में भी जो आज से 100 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जो गांव हुआ करती थी, जिसके बारे में गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेज। हिंदुस्तान की आत्मा गांव में निवास करती है। तो उस तरह की झलक हमें गांव की ज़िंदगी के बारे में यहाँ से मिलेगी। इस कहानी में आप खुद को भी रिलेट कर सकते हैं। अपने दादा दादी से जब आप बात करेंगे और जिस ढंग की बातें वो अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताएंगे, तो कहानी कुछ उसी ढंग की मालूम होगी। सो इट्स वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी and you'll enjoy it, I hope so. So let us begin with the story. Let us see the first part of this story. As I said already, the name of the chapter is The Portrait of a Lady. एक स्त्री की रेखा चित्र, आप इसे ऐसा हिंदी में कह सकते हैं, एक स्त्री की रेखा चित्र। और this lady is not anyone else, but she is the grandmother of the author. जी, तो यह लेखक की दादी ही हैं। और first phase of the story begins like this. So as the author says, as I said you in the beginning, that the first page of the story, it deals about the village life of the author with his grandmother. अपनी दादी के साथ बिताई हुई ज़िंदगी गांव में कहानी का पहला चरण है। कहानी इस ढंग से शुरू होती है कि my grandmother like everybody's grandmother. अब here see द ब्यूटी ऑफ राइटिंग। यहाँ आप लिखने की खूबसूरती को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। लिखने के बहुत सारे आयाम होते हैं। द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग इज दैट हाउ एन ऑथर कनेक्ट्स हिज राइटिंग विद द ऑडियंस, नो। सो दैट वे ऑफ राइटिंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग इन एनी फॉर्मेट, whether it is a film, whether it is a story, whether it is a song. If the audience doesn't get related, then there is no joy left into that. अगर कोई भी कहानी, लेख हो या नॉवेल हो या कोई सिनेमा हो, जब तक ऑडियंस कनेक्ट नहीं होता है, तो कनेक्टिविटी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग। तो आप देखें, फर्स्ट लाइन स्टोरी का है कि माई ग्रैंड मदर like everybody's grandmother. So in this phrase itself, the author is trying his best to connect with the audience by saying this कि मेरी दादी माँ सबकी दादी माँ की तरह। अब see, he is saying about his own grandmother, but how he normalizes the situation, how he connects with the audience by saying just simply this phrase, like everybody's grandmother. सबकी दादी की तरह मेरी भी एक दादी, और वह बूढ़ी थी। तो it's quite obvious that most of the grandmothers are old. So the author says, the first line, my grandmother like everybody's grandmother was an old woman. मेरी दादी सबकी दादी की तरह एक बुजुर्ग महिला थी या एक बूढ़ी औरत थी।
She had been old and wrinkled. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. इस स्टोरी में आप ये भी देखेंगे कि जो भी सेंटेंसेज हैं, जो भी वाक्य हैं, जनरली वाक्य ज़्यादा बड़े नहीं हैं और वाक्य बड़े ही सरल हैं और सहज हैं. सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी आर्टिस्टिक वे ऑफ राइटिंग. यह भी एक लिखने की कलात्मक पद्धति है, कलात्मक तरीका है और इसे सीखना चाहिए. खुशवंत सिंह जब लिखते थे तो वो पहले कहते थे कि एक सेंटेंस कोई वर्ड ऐसा लिखें जिसमें 7 अक्षर से ज़्यादा एक शब्द नहीं हो और एक सेंटेंस में 7 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो. सो दिस वाज द वे, द स्टैंडर्ड ही फिक्स्ड फॉर द लर्नर्स, फॉर द ऑथर्स, फॉर द रीडर्स. ये एक सेंटेंस ऐसा हो जिसमें 7 वर्ड से ज़्यादा का सेंटेंस नहीं हो. तो ही wrote very lucidly, no. So the first sentence is, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी सबकी दादी की तरह एक बुजुर्ग महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो 20 वर्षों से जब से ऑथर उनको देख रहा है वह उतनी ही बूढ़ी हैं, उससे ज़्यादा बूढ़ी हुई नहीं और चेहरे पर झुर्रियाँ भरी पड़ी हैं. तो रिंकल नो, इट्स झुर्रियाँ. सो शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. लेखक 20 वर्षों से उनको जानता है और जब से उनको देखा है वो उतनी ही बूढ़ी दिख रही हैं और उनके चेहरे झुर्रियों से भरी पड़ी हैं. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. अब लिखने का ये तरीका देखिए. People said that she had once been young and pretty and even had a husband. लोग कहते थे कि वो एक ज़माने में वो यंग भी थी, जवान भी थी, खूबसूरत भी थी और उनको एक हस्बैंड भी था. But that was hard to believe. लेकिन यह यकीन करने लायक बात नहीं थी. इस पर ऑथर को यकीन नहीं होता है. But that was hard to believe. Why that was hard to believe? सोचना यह है कि आखिर लेखक को इस बात पर यकीन क्यों नहीं होता है. तो इन फैक्ट द ऑथर इज इन हिज चाइल्डहुड. लेखक अपने बचपन में है और देर इज फैंसी, देर इज इमेजिनेशन, देर इज लॉन्गिंग ऑफ चाइल्डहुड, फैंसी ऑफ चाइल्डहुड, इमेजिनेशन ऑफ चाइल्डहुड. बचपन की अपनी कल्पनाएं होती है, उन कल्पनाओं की एक सीमा होती है. तो लेखक यह नहीं सोच पाता है कि उसकी दादी कभी खूबसूरत भी थी, कभी जवान भी थी और कभी उनके हस्बैंड भी थे, कभी उनके पति भी थे. तो माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग ऑन द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. उनके दादा की तस्वीर मेंटल पीस पर ड्राइंग रूम में लटके पड़े थे, टंगे हुए थे. मेंटल पीस जिसमें एक फ्रेम होता है जिसमें लोग पुराने ज़माने में पिक्चर वगैरह तस्वीरें टांगा करते थे. He wore a big turban and loose fitting clothes. He wore a big turban. और शब्द है, अब ये इनफैक्ट पास्ट है. wear or and or नो. तो wear का मतलब पहनना और इसी का पास्ट में or and or. So here in this part or in this sentence, what is the author? He will introduce you with many things, particularly for the people who belong to UP or Bihar or this part of the country. So they will understand, they will know it, that people in Punjab generally they wore a big turban and their clothes are of loose fittings. तो उनके दादा की तस्वीर वहाँ एक लगी हुई है जो एक बड़े से पगड़ी पहने हुए हैं और लूज फिटिंग क्लोथ्स हैं, क्योंकि पीपल ऑफ पंजाब जनरली दे लव टू ओर कुर्ता एंड पायजामा, दैट काइंड ऑफ क्लोथ्स. सो लूज फिटिंग क्लोथ्स, बिग टर्बन. इट वाज द पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंडफादर हैंगिंग इन द ड्राइंग रूम. सो हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उनकी बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. अब सी द डिपिक्शन. आप जरा देखिए कि लेखक किस ढंग से प्रस्तुत कर रहा है. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड
द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनके दादा की बड़ी बड़ी दाढ़ी उनके चेस्ट का अधिकांश हिस्सा कवर किए हुए। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और तकरीबन वो एक 100 साल के बुजुर्ग की तरह दिखते हैं। He didn't look the sort of person who would have a wife or children, और वो ऐसा भी नहीं दिखता है कि उनके, क्योंकि वो 100 साल उनको दिख रहा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं, दाढ़ी पूरे चेस्ट को कवर किए हुए है। तो जिस तरह से दादी के बारे में लेखक ने सोचा कि उनके कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उनको हस्बैंड हैं, वो कभी जवान भी थी, कभी खूबसूरत भी थी, तो उसी तरह के ख्यालात लेखक को अपने दादा के बारे में भी है। वो कहता है he didn't look the sort of a person who would have a wife or children, वो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है कि उनको एक पत्नी हो और उनके बच्चे भी हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, वो सिर्फ ऐसे दिखते थे कि जिनके सिर्फ बहुत सारे पोते और पोतियाँ हों, बच्चे नहीं हो, पत्नी नहीं हो, सिर्फ पोते और पोतियाँ। अब this kind of description, it's unique in fact. In fact sometimes in the exam वो आपको कहते हैं कि describe करें and there is paragraph writing also so where they tell you to describe a person, to describe a monument. paragraph writing में आता है कि आप किसी इमारत के बारे में लिखें, किसी व्यक्ति के बारे में लिखें। So this art of writing, how an individual, how a person can be defined, how a person can be described, you can learn from here. लेखक जिस तरह से अपनी दादी की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, उनके शरीर के बारे में बताता है, अपने दादाजी के बारे में बताता है कि उनकी दाढ़ी, उनका क्लोथ्स, ये सारी बातें, उनका एज, तो इन तमाम चीज़ों को this is how one can define, one can describe a person. तो descriptive writing में ये आपको मदद देगी. Now let us see the next slide. So in the first part, children, we read about the author's grandmother, how she was there, what was her age, and about his also grandfather. उनकी दादी के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिली और उनके दादा के बारे में भी जानकारी मिली. अब हम दूसरे पार्ट को देखते हैं कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी. अब देखें यह शब्द जो प्रेटी है यह दोबारा फिर से आया है. तो जैसा लेखक पहले भी कह चुका है कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. तो ऑथर के लिए, लेखक के लिए, क्योंकि उस टाइम जो फर्स्ट स्लाइड हम लोग पढ़े थे तो उसमें भी लेखक यही कह रहा था कि इट वॉज ऑलमोस्ट और इट डिडंट सीम टू हिम, ऐसा उसे महसूस नहीं हो रहा था, ऐसा ऑथर को लग नहीं रहा था कि उसकी दादी कभी खूबसूरत भी थी, कभी जवान भी थी और उनके हस्बैंड भी थे. सेम चीज़ फिर से दोबारा वापस आई है कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. इसे लेखक बिल्कुल पसंद नहीं करता है, वह सोचता नहीं है कि उसकी दादी कभी यंग भी थी, कभी खूबसूरत भी थी और ये ख्याल उसके जहन में नहीं आता है. तो इसे हम चाइल्डहुड और लिमिटेशन ऑफ चाइल्डहुड फैंसी भी कह सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ चाइल्डहुड इमेजिनेशन भी कह सकते हैं. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो लेखक को यह बिल्कुल, क्योंकि लेखक अपनी बचपन में, ही इज इन हिज चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड में जो उसकी इमेजिनेशन है उसमें यह बातें बिल्कुल सेट नहीं करता है. चाइल्डहुड इमेजिनेशन में कि वो कभी जवान भी थी, कभी खूबसूरत भी थी, कभी उसके बच्चे भी थे. दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और लेखक उसको इस ढंग से देखता है, कहता है कि जिस तरह से दादी उसको कभी कहा करती थी कि वो बचपन में खेल वगैरह भी खेला करती थी छोटे छोटे बच्चों के साथ, ये सारी बातें उसको पसंद नहीं है और लगता है जैसे जो कथाएं होती है, जो परिकल्पित कथाएं होती है, ठीक उसी तरह से लेखक उसे देखता है. तो अब ये यहाँ फिर से दोबारा वही बातें आती है, इस पर ज़रा सोचने की बात है कि व्हाट इज़ द चाइल्डहुड फैंसी, चाइल्डहुड इमेजिनेशन, नो, एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. अब ये क्योंकि कुछ साल पहले बचपन की जो बातें होती है, बचपन के जो ख्यालात होते हैं, बचपन की जो कल्पनाएं होती है,
उसकी एक अपनी खूबसूरती होती है। दिस इज हाउ अ चाइल्ड कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ। इस तरह से एक बच्चा खुद को अभिव्यक्त कर सकता है और लेखक उसी खूबसूरती के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है। Let's see the next part of the story. So that seemed quite absurd and undignified on her part. लेखक कहता है कि वह absurd था और undignified था, उन्हें शोभा नहीं देता था। तो undignified एक टर्म है, undignified नहीं, तो unprefix है और डिग्निफाइड है। सिर्फ डिग्निफाइड को अगर देखें तो यह शोभनीय हो जाता है, और अन लगाते हैं प्रीफिक्स तो यह अशोभनीय होता है। तो दादी को यह कहना कि वह इस ढंग की थी, उनके बच्चे भी थे और बच्चों के साथ खेल वगैरह भी खेला करती थी, तो यह उसको एक फेबल्स की तरह लगता था, एक कहानी की तरह लगता था, और यह उसको अशोभनीय भी लगता था ऑथर को। तो लेखक को यह पसंद नहीं था। सो शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, एंड अगेन नाउ द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग द बिल्टअप ऑफ हर ग्रैंडमदर। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। उसकी दादी नाटी कद की थी, मोटी भी थी, एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ी झुकी हुई भी थी। तो see the sentence, she had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. और जिस उम्र में वो होंगी, काफ़ी बुजुर्ग थी, तो स्वाभाविक है कि उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ होंगी। Now we were certain she had always been as we had. और लेखक कहता है कि वह इस बात को उसको पूरा यकीन है कि जिस तरह से उसने देखा है, दादी अभी मतलब 20 साल पहले से लेकर अभी तक दादी उसी तरह से दिख रही हैं। सो ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। अब लेखक के अपने ख्यालात हैं, क्योंकि लेखक बचपन में दादी के साथ है और वह बचपन की बातों को कह रहा है, तो वह कह रहा है कि ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। दादी इतनी बुजुर्ग थी, इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वह उससे ज़्यादा बूढ़ी और हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और तकरीबन 20 सालों से दादी उसी अवस्था में है। अब हियर व्हाट वी कम टू नो दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल अस दैट हर ग्रैंडमदर हैज बिकम सो ओल्ड दैट नाउ शी कांट ग्रो ओल्डर। और वह इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि उससे ज़्यादा अब बूढ़ी हो नहीं सकती हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। और यह ख्याल, इस पर तो उसको पूरा यकीन है कि वह कभी खूबसूरत नहीं रही होगी। अब देयर इज वन थिंग टू नो हियर दैट देयर आर टू वर्ड्स वी शैल सी, वन वी हैव ऑलरेडी सीन, प्रेटी, एंड द अदर वन इज द ब्यूटीफुल। नो, सो प्रेटी जनरली इट टेल्स अस अबाउट द फिजिकल ब्यूटी। प्रेटी हमें सिर्फ शारीरिक सौंदर्य के बारे में बताता है, जिसके बारे में लेखक बिल्कुल निश्चित है। वह कहता है शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी इस ढंग से खूबसूरत नहीं रही होगी। शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह प्रेटी नहीं थी, लेकिन वह ब्यूटीफुल थी। उनमें और बहुत सारी बातें, उनके गुण, उनके वर्चूज, शी मस्ट बी ए वर्चुअस लेडी, वह गुणों से भरी होंगी, उनमें बहुत सारी बातें अच्छी होंगी। तो ब्यूटीफुल हियर इट डील्स विथ सो मेनी अदर थिंग्स, नो, द बिहेवियर, द वे वन प्रैक्टिसेस समथिंग। हियर वी फाइंड दैट द वे शी लिव्स हर रिलीजियस लाइफ। यहाँ जिस ढंग से वो अपनी धार्मिक ज़िंदगी को बिताती हैं, जितना डिसिप्लिन है, जिस ढंग से लेखक को रखती हैं, ये सारी बातें उनकी दादी को इट मेक्स हर ब्यूटीफुल, बट शी वॉज सर्टनली नॉट प्रेटी। तो ये दो डिफरेंस आप समझ गए होंगे बच्चों कि प्रेटी का मतलब इट डील्स विथ फिजिकल ब्यूटी, एंड ब्यूटीफुल इट इज़ द होलिस्टिक टर्म of all the good things of one individual। तो ब्यूटीफुल इनफैक्ट बहुत सारी बातों को लेकर चलता है, और प्रेटी जो है वो सिर्फ शारीरिक सुंदरता की बात करता है। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन ए स्पॉटलेस फाइट, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other
telling the beads of her rosary. So this is one beautiful aspect, beautiful part of author's grandmother. यहाँ grandmother की यह एक खूबसूरती यह है कि she hovered about the house in a spotless white with one hand. बिल्कुल सफ़ेद कपड़े में वह घर में चहलकदमी करती है, यहाँ से वहाँ जाती हैं, चलती हैं. With one hand resting on her waist, एक हाथ उनकी कमर पे है. To balance her stoop, ताकि वो बैलेंस संतुलन बनाकर चलें. And the other telling the beads of her rosary, और दूसरे हाथ में उनका माला है और उस माले को जिस ढंग से लोग फेरते हैं, जिस ढंग से लोग माले को फेरते हैं वह काम वो कर रही हैं. तो हमेशा वो चिंतन मनन या धार्मिक स्वभाव की महिला हैं, बिल्कुल सफ़ेद लिबास में हैं और एक हाथ उनका कमर पे है और दूसरे हाथ में माला है. Her silver locks were scattered untidily over her pale. और उनके सिल्वर लॉक्स यहाँ लेखक अपनी दादी के बिल्कुल सफ़ेद बालों को बताता है कि दादी की जो सफ़ेद बाल हैं वो बिल्कुल बिखरे पड़े हैं. अनटाइड, बंधे हुए नहीं हैं. अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. और निरंतर उनके होठों से inaudible, जिससे कोई आवाज़ नहीं आती हो, उन होठों के मूवमेंट से पता चलता था ऑथर को कि दादी बिल्कुल प्रार्थना में रत है, लगे हुए. तो ये जो पार्ट है स्टोरी का कि she could never have been pretty but she was always beautiful. She hovered about the house in a spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. तो ये पार्ट स्टोरी का उनकी रिलीजियस लाइफ को दर्शाता है, उनकी धार्मिक ज़िंदगी को दर्शाता है. हर सिल्वर लॉक्स और स्कैटर्ड, अब उनकी बालों की तुलना लेखक सिल्वर लॉक्स से करती है क्योंकि सिल्वर जनरली वाइट कलर ही होता है. तो उनके जो बाल हैं बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुके हैं, तो उसको लॉक्स यहाँ हेयर है और सिल्वर सफ़ेद रंग को दर्शाता है. और स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर अ पेल पकर्ड फेस, उन झुर्री भरे चेहरों पर जो, या पेल का मतलब थोड़ा जो मुरझाया होता है क्योंकि बड़ी उम्र में होने के बाद ऐसा होता है. तो ये उनके बाल उनके चेहरे पर इस ढंग से बिखरे पड़े हैं. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होठ हमेशा प्रार्थना में रत है, वो प्रार्थना में रत है. यस शी वॉज ब्यूटिफुल. अब यहाँ आकर लेखक कहता है कि हाँ वह ब्यूटीफुल थी, हाँ वह खूबसूरत थी. तो यह बात बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स प्रेटी एंड ब्यूटीफुल. नो, प्रेटी सिर्फ शारीरिक सुंदरता को ही दिखाता है, जबकि ब्यूटीफुल यह एक होलिस्टिक टर्म है जो इंसान के व्यवहार, उनके क्रियाकलाप, उनके काम, उनके रहन सहन, इन तमाम चीज़ों को यह इंक्लूड करता है. तो शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. पाठ का यह सेंटेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि she was like the winter landscape in the mountains. अब लाइक टर्म को पोइट यूज किया है, ऑथर यूज किया है. अब लाइक जो है, लाइक द विंटर लैंडस्केप. सो लाइक, ये जो टर्म लाइक, इसको सिमिली बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं. तो शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप. अब दादी की का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी तुलना लेखक कहता है को बिल्कुल ऐसा कल्पना करें, ऐसा सोचें कि पहाड़ों से या हिमाच्छादित कोई पहाड़ है, बिल्कुल बर्फ़ सफ़ेद चादर की तरह पहाड़ को ढके हुए, और बिल्कुल साइलेंस है वहाँ, बिल्कुल पीसफुल माहौल है. तो दादी की जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, बिल्कुल शांत, शोभनीय, सौम्य प्रकृति की महिलाएं हैं. तो कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हैं कि दादी का जो व्यक्तित्व है वह दिव्य व्यक्तित्व की महिला है. तो इसलिए ऑथर उसकी तुलना हिमाच्छादित पहाड़ से करता है, जहाँ पूरी शांति हो, पूरा संतोष हो, पूरा आनंद हो.
तो दादी का व्यक्तित्व इस ढंग का लेखक वर्णन करता है कहानी में। दादी की जो पर्सनैलिटी होती है, अक्सर आप देखते होंगे कि मोस्ट ऑफ द ग्रैंड मदर्स दे आर ओल्ड, एंड इन द इंडियन विलेजेस इवन टुडे ऑल्सो you will find most of the grandmothers, they are religious women, they go to temple or they go to mosque, no? So this is how the life of old people in our Indian culture goes through. तो दादी या जो बुजुर्ग लोग होते हैं अक्सर धार्मिक होते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, मॉस्क में भी जाते हैं, जो जिस धर्म को मानते हैं वहाँ जाते हैं। So therefore संतोष, शांति, आनंद, these terms get connected with the personality of grandmother, grandfather, or most of the elder people. So therefore, children, in this part of the story, we came to know about grandmother, the way she lived, and a slight hint of his grandfather also. But grandfather, as he is not the main character of this story, therefore the total emphasis of the author is on the grandmother. नहीं कि कहानी में ऑथर का पूरा तवज्जो, पूरा जोर दादी के व्यक्तित्व के बारे में है, क्योंकि कहानी का नाम ही है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। सो इस पार्ट में हम दादी की पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व, उनके रहन सहन, उनके धार्मिक जीवन के बारे में समझे, जाने, और द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी शैल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। बाकी बची हुई चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो टिल देन, गुड बाय, नमस्कार।